हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम ईवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। जो आपके सीटेड एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पेपर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था ना उसका डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कंटिन्यू हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने 10 वीडियोज़ में देख लिया है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ईवीएस का उसको हमने देख लिया है, डिस्कस भी कर लिया है। तो ये 11th नंबर है, यानी 11वां है ये आज का वीडियो। अगर आपने प्रीवियस जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में आपको सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, जो डिफरेंट नंबर डिफरेंट है यानी जो इतने सारी लिस्ट दी गई है इसमें जो सबसे डिफरेंट है उसको चूज करना है आपको। तो यहाँ पे झील दिया है, लेक, झरना दिया है, तालाब दिया है, पहाड़ी दिया है, नदी दिया है। तो आपको बताना है पहाड़ी का मतलब हिल्स, ठीक है। हिल्स अगर है तो आप सबको पता है कि झरना पानी से जुड़ा हुआ है, झील पानी से जुड़ा हुआ है, तालाब पानी से जुड़ा हुआ है, नदी पानी से जुड़ा है। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न था। और पहाड़ी जो होता है ये पानी से नहीं जुड़ा है, तो पहाड़ी इज द राइट आंसर, या हिल्स जिसे कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बार बार मैं कह रही हूँ कि एग्ज़ाम देने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सीटेट एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनको उनको आपको देखना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं, दाल में शक्कर डालते हैं, ये सही है। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टपिकुआ खाते हैं, ये भी सही है। कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली खाते हैं, नहीं, यहाँ सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक है। गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी, यहाँ गोवा के लोग नारियल ज़्यादा होता है तो नारियल के तेल में बनी वो मछली खाते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो दोनों ऑप्शन देखा जाए तो ए एंड बी इज द राइट आंसर। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीसीज हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन बींग्स। रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं और जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता भी रही हूँ, क्योंकि आप ना देखिए ऑनलाइन एग्जाम होता है तो यूट्यूब पे एनालिसिस आता है, तो ठीक है, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे भी आएगा। तो यूट्यूब पे एनालिसिस वीडियो आती है, जो एग्ज़ाम तुरंत होता है, रिसेंट एग्ज़ाम का जो होता है वो एनालिसिस दिया जाता है। तो एक बार उसको भी आप देख के जाएं, वैसे तो आप पूरा पढ़ के जाइए तो बेटर होगा, लेकिन एक बार एनालिसिस भी देख लीजिएगा तो उससे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन और क्या न्यू आया। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन उठा हो गया था, तो जो नेक्स्ट जो बच्चे थे ना उनको देना था, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल हो गया कि वो पढ़ के गए थे। तो उसी तरीके से आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा बर्ड है जिसकी आईज जो होती है ना हेड के सामने होती है, जैसे हमारे अंदर होती है, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, इंसानों में होती है। तो ये आउल होता है, उल्लू होता है, ठीक है। जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी उनको पता होगा, ये मैंने बताया है आपको, ठीक है। ये जो आंसर मैं बता रही हूँ ये ऑफिशियल है, इसमें कोई भी ऐसा मिस्टेक नहीं होगा। ये आंसर जो सीटेट की वेबसाइट से आया है उससे मैंने मैच करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आपका डाउट है कि अगर कोई भी मिस्टेक होगा तो ये मेरी तरफ से नहीं होगा, वो वहाँ से आंसर आया है, वैसे भी मैंने मैच किया है। तो ये ऑफिशियल आंसर की है, तो ये मत सोचेगा कि गलत है ये, ठीक है। नीचे दिए गए पक्षियों में ये क्वेश्चन वही है जिसके आंखें मानव की भांति होती है और सिर के सामने होती है, तो उल्लू हो गया, ठीक है। यही क्वेश्चन हिंदी में था। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन भी आ रहा है कि मिलान करने वाला क्वेश्चन, पैटर्न यही है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मोलन गांव कहाँ पे है। मोलन गांव जो है ये असम में है, और लद्दाख दिया है, मनाली दिया है, और यहाँ पे राजस्थान दिया है। वहाँ पे घर कैसे बने होते हैं इसके बारे में दिया है, क्योंकि ये आश्रय या शेल्टर से लिया गया प्रश्न है। तो
मोलन गांव में असम में कैसे घर होते हैं, या असम में जैसे कि पानी ज़्यादा होता है, बारिश ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे लोग बांस से क्या करते हैं, खम्भे बनाते हैं, और ये जो बांस की ऊंचाई होती है यहाँ से, उसके बाद घर बनता है, और जो छत होती है ना स्लॉप जैसी होती है, ढालू जैसी होती है, तो कहेंगे यहाँ पे जो बस बांस की ऊंचाई होती है ये 3.5 मीटर ऊंचाई पर घर बनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोलन गांव में बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर घर बनते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद लद्दाख में कैसा घर होता है, लद्दाख में जो घर होता है ना, ये राजस्थान का पहले देख लेते हैं। राजस्थान में ना बहुत गर्मी होती है, तो यहाँ पे लोग मिट्टी का घर बनाते हैं, और ऊपर जो छतें होती है ना कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है, तो ये सही है। ठीक है, ये पत्थर वाला ये गलत है, ये ऑप्शन नहीं है, ढालू छतें कहीं पे नहीं बनती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनाली में देखिए, मनाली में क्या होता है, मनाली में शिकारा या हाउस बोट होता है, और लद्दाख में जो घर होती है ना, मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें होती हैं, जो समतल छतें होती है और लकड़ी की समतल छतें होती है। तो लद्दाख का आपका ये हो गया, सी का सेकेंड हो जाएगा। ओके ओके, एक सेकेंड, लेट मी चेक। हाँ, एक सेकेंड, ये करेक्ट कर लीजिएगा, आई थिंक मैंने उल्टा कुछ है ना, ये सही था। असम का जो घर होता है, ये देखिए असम का जो घर होता है, ये एक मिनट, मुझे ऑप्शन इधर हो गया होगा। तो ये जो है ना, ये मिट्टी, ये बांस का बना होता है, और इसकी छतें जो होती हैं ढालू होती हैं, यानी स्लोपिंग रूफ होता है। लद्दाख में शिकारा बोट हो जाएगा। मनाली में आपका घर कैसा होता है, या हाउस बोट कैसा, मनाली में जो घर होता है ना, ये मिट्टी के चूने से पत्थर दीवारें और लकड़ी का समतल छत होता है। आपने गए होंगे मनाली पे, वहाँ पे जो फर्श होता है, यानी जो छतें होती हैं, वो रूफ होता है, वो लकड़ी का होता है, और समतल छतें होती हैं। राजस्थान में आपको पता चल गया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ए क्या हो जाएगा, ए थर्ड हो जाएगा, बी आपका सेकेंड हो जाएगा, और मनाली आपका यानी सी इज आपका फोर्थ हो जाएगा, डी आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जहाँ भी आपको दिखेगा वो राइट हो जाएगा। ओके ये ना शिकारा हाउस मुझे नहीं लग रहा है ऑप्शन में है, तो ये भी नहीं है, ढालू तो नहीं होता, शिकारा बोट भी नहीं होगा, तो यहाँ पे दोनों एक ही साथ जा रहा है मुझे लग रहा है। ठीक है, लद्दाख भी हाउस, शिकारा हाउस बोट तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मुझसे मैं बोल रही थी आपको कि लद्दाख, लद्दाख में तो ऐसे घर होते नहीं है। लद्दाख में बेसिकली जो होते हैं ना, जो पत्थर के घर होते हैं, और जो लकड़ी के फर्श होते हैं, और लकड़ी की समतल छतें होती हैं। तो यहाँ पे मनाली का भी यही जाएगा, तो मे भी यहाँ पे ऐसा मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन आप क्या करेंगे, आप जो लद्दाख और मनाली दोनों फोर्थ पे लगाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ पे लगाने के बाद आपका ये तब सही हो जाएगा। वही मैं सोच रही थी कि कैसे ये शिकारा हाउस बोट हो, तो मैंने ऑप्शन में नहीं था, तो मैं लद्दाख को शिकारा बोट कर रही थी, बट नहीं, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, यानी बी और सी दोनों जाएगा आपका फोर्थ के साथ। ठीक है, चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि ऑप्शन आपके पास 6 देंगे, और आपको एक ही ऑप्शन पे 2 को टिक करना होता है, तो समझ लीजिए इस तरीके से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है इसको ना, आप थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए प्रश्न, इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत ट्रिकी होते हैं, इसको पूरा पढ़ना पड़ता है। हाथियों के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार करिए, यानी एलिफेंट्स के बारे में दिया गया है स्टेटमेंट्स, उसको आपको चूज करना है कि कौन सा सही है। हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं रहते हैं, ये सही है, झुंड में रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं, ये भी सही है। लेकिन हथनियों के जो हाथियों हैं, हाथियों के सॉरी, हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियां अपने बच्चों के नहीं, यानी कि 10 से 12 ही लोग रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, तो ये गलत है। हाथी 4-5 वर्ष की आयु में झुंड में रहते हैं, नहीं, 4-5 की वर्ष तक घर नहीं, मतलब झुंड में, झुंड को नहीं छोड़ते, तो ये भी गलत है। तो ए भी केवल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इसको देखते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है कि कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2009 को एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत यानी गुजरात से नगरकोइल जो है केरल में है जाने के लिए बैठता है। कब बैठता है? 29
सितंबर को, 29 सितंबर को वो बैठता है। और यह ट्रेन जो होती है ना सूरत से इस टाइप का लिखता है ना टाइम, तो 20:45 का होता है PM, यानी 8:45 पे PM में वो ट्रेन निकलती है। कहाँ से? सूरत से, ठीक है। फिर वो कब पहुँचता है? 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर को वो पहुँच जाता है। कब पहुँचता है? 12:45 यानी दिन में पहुँच जाता है, 12:45 PM, ठीक है। अब देखिए कितना दिन लगा उसको जाने में। दूरी आपका बताया है 2200, ठीक है, 2200 किलोमीटर दूरी बताया है। तो अगर दोनों में दिन देखा जाए तो कितना हो जाएगा, काउंट करिए आप। देखिए एक दिन तो 30 तारीख हो गया, जबकि जो सितंबर होता है 30 का महीना होता है, ठीक है। तो 30 हो गया, और 30 को 8:45, फिर 8:45, 30 और 1 अक्टूबर, यानी 24 घंटे लगे उसको, एक दिन का कंप्लीट हुआ। फिर वो रात में नहीं पहुंचता है, फिर वो समझ लीजिए 12 घंटे इसमें और जोड़िए, 12 में उसके बाद से 8:45 से दिन के समय वो जोड़िए टाइम। एक सेकंड में बताती हूँ आपको। हाँ, तो एक दिन का तो हमें पता चल गया 24 घंटा, ठीक है। 30 तारीख तक उसको 24 घंटा लगा, 30 तारीख को, यानी उसको 30 तारीख को पहुंचने में 24 घंटा लगा, और रात के 8:45 तक, ठीक है। 8:45 तक उसको टाइम लगा रात का, ठीक है। उसके बाद से वो सुबह पूछ रहा है कि 1 तारीख को पहुंचा है। अब मतलब अगली सुबह आपको जोड़ना है, तो इसमें 8:45 से सुबह का 8:45 कितना हो जाएगा? 1 अक्टूबर के दिन का, ठीक है। 1 अक्टूबर के दिन का 8:45 AM हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको 12 घंटा मिला, तो 24 में 12 जोड़िए, ठीक है। 24 में 12 जोड़िए। अब आपको 12:45 पे जाना है, तो आप देखिए एक हो गया 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 4 घंटा और जोड़िए, तो 24, एक सेकेंड, हाँ, 24 + 12 + 4, ठीक है। आपका कितना हो जाएगा? 36, 36 + 4, 40, तो 40 घंटे लगे उसको, 40 घंटे लगे। दूरी आपको पता है, तो दूरी बटे आपका स्पीड इज इक्वल टू दूरी बटे समय, तो दूरी 2200 किलोमीटर है, और घंटा आपको 40 लगा है। 4 से 4 ये कट गया, अब 4 से कटिए तो 4×5 = 20, 20 और 2 बच गया, 4×5 = 20, यानी 55 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। 55, ये ठीक है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, स्पीड आपको बढ़ानी होगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके बागीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च उगते हैं? तो केरल। यहाँ पे कीड़वच्छी पौधे के बारे में दिया गया है, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं, तो इनके बारे में जो स्टेटमेंट सही है उसको आपको बताना है। यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेढकों, चूहों को फंसाकर उनका शिकार करता है, ये बात सही है, ठीक है। नेफेंथीज के बारे में दिया गया है, ठीक है। नेफेंथीज का प्लांट इस तरीके से होता है, घड़े के जैसा इसका मुंह होता है, और इस तरीके से इसके ऊपर कैप होती है, तो ये बंद हो जाता है। तो इसमें ये कह रहा है कि यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है, ऐसा नहीं है, पाया जाता है, मेघालय में आपको मिलेगा। यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता नहीं, इसमें केमिकल होता है, मोहक आवाज़ नहीं निकालता, स्मेल होती है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। इसका आकार घड़ी जैसा होता है, ये बात सही है। जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है, जैसे ये पत्ती हो गई। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही उसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता, जैसे ही यहाँ पे आता है इसमें गिर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा A and D इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ सकते हैं गलत हो गया, ऑप्शन में है ही नहीं जो चीज़ें। तो यहाँ पे दांडी यात्रा जो है भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना, यह घटना घटी थी 1930 ईस्वी में, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो फिर इसको इग्नोर कर देते हैं। चलिए, in case of which one of the following diseases doctors suggest that patient to eat jaggery, amla and more leafy vegetables? यानी कोई पेशेंट है जो बीमार है, तो उसको कोई रोग है, ये नहीं बताया कौन सा रोग है, तो उसको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि तुम गुड़ खाओ, आंवला खाओ, या पालक या हरी पत्तियां खाओ। तो ये कौन सी बीमारी है? उसको एनीमिया है, ठीक है, एनीमिया कहते हैं इसको, आयरन की कमी है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, हमारे देश का भाग है, ये हमारे देश का भाग है, नेपाल में होता है और सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी होती है? इसकी चोटी की ऊंचाई जो होती है 8,850 मीटर होती है। एनसीईआरटी में अगर दिया है तो फिर हम बी के साथ ही जाएंगे, आंसर है तो ठीक है बी। बचेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने के लिए भारत की पहली महिला बन गई थी, ये भी सही है। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 को दोपहर को गाड़ा गया था, 1994 23 मई को गाड़ा गया था। नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो ऑफिशियल आंसर की है, इसमें बी एंड सी माना गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी आया है, इस पैटर्न में आया है, मे बी जो नंबर है, डिजिट है, उसको बदल दिया गया है, पर क्वेश्चन यही है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, कोई डॉक्टर इसका घर एक्स पर स्थित है, ठीक है, तथा उसका अस्पताल जो है, हॉस्पिटल है, वाई पर स्थित है। ठीक है, अभी हमको बताना नहीं है कि कहाँ पे है। तो डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने की कोई सीधी सड़क नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है कि वो चला जाए। अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है, जो कि एक्स के, यानी ये एक्स है, एक्स के ठीक, ये जैसे आपको पता, मैंने बार बार बताया है, नॉर्थ यानी उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स के ठीक, यानी एक्स के सापेक्ष हम मानेंगे पूर्व में, पूर्व इधर हो गया, 500 मीटर, यानी 500 मीटर की दूरी पर है, वो ए है, ए पर जाता है वो पहले। ठीक, फिर वह बी पर जाता है, बी की लोकेशन क्या बताता है, बी जो है वो दक्षिण में है, यानी इस टाइप इधर है, नीचे की तरफ होगा। 400 मीटर दूरी पर सी पर जाता है, फिर ये दक्षिण में जाता है 400 मीटर, ठीक है, और सी पर जाता है, ये तो हो गया। फिर वो सी से क्या होता है, अब सी पर, वो बी पे, तो बी पे, हाँ बी पर तो वो पहुंच गया, फिर वो सी पर जाता है, सी पर जाने के लिए वो बी के ठीक, यानी ये बी है, बी के ठीक पश्चिम, पश्चिम तो इधर हो गया, तो पश्चिम में 90 मीटर जाता है। ठीक है, ये मान लिया हमने। कहाँ पर जाता है, सी पर जाता है, तो ये सी हो गया। फिर कह रहा है कि वह अंत में अपने अस्पताल पर पहुंचता है, जो कि सी के ठीक उत्तर में, यानी ये सी है, इसके उत्तर का पोजीशन क्या है, 80 मीटर जाता है, ये 80 मीटर गया इधर, जो कि यहाँ पे इसका हॉस्पिटल है। अब पूछ रहा है कि अस्पताल के सापेक्ष, यानी हॉस्पिटल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। तो डॉक्टर का घर तो इधर है, तो उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान ओक नामक पेड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है, कभी कभी हम नहीं नहीं देख पाते हैं, नेगेटिव वाले क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो रेगिस्तान ओक है या डेजर्ट ओक के बारे में कौन सा सही नहीं है। इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, ये गलत है, ये तो कैक्टस में होता है, रेगिस्तान में होता है। तो इसकी जड़ें उथली होती हैं, नहीं। यह क्या होता है, यह अपने तने से तने में जल संरक्षित करता है, ये सही है, इसके स्टेम में जल संरक्षित होता है। तो अपने तने में जल संरक्षित करता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुडुक इज द लैंग्वेज ऑफ पीपल, यानी कुडुक कौन, कहाँ के लोगों की भाषा है, तो ये झारखंड की भाषा है। ठीक है, ये निकटवर्ती राज्य के बारे में पूछ रहा है कि गुजरात, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, समझ लीजिए, ये भी मैंने बताया है कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो ये महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य होना है, यानी ईवीएस टीचिंग, लर्निंग एंड टीचिंग का एम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो बच्चों में संख्यात्मक कौशलों का विकास करना नहीं होता है, बच्चों में सिर्फ सत्यात्मक कौशलों का विकास करना नहीं, बच्चों में विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना, एक्सपर्ट नहीं बनाना बच्चों को। इसमें ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं उनके प्रति बच्चों क्या है, जागरूक हो जाए, जागरूकता का विकास करना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो साइकोमोटर होता है ना, उसको कहते हैं हम ये साइकोमोटर जो होता है, साइकोमोटर स्किल को कहते हैं। यहाँ पे सत्यात्मक करके कुछ दे दिया है, लेकिन यहाँ पे साइकोमोटर स्किल होता है, उसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंदी थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि उसकी हिंदी बहुत शुद्ध होती है और उसको पढ़ना, इसलिए इंग्लिश चेंज करके आप एक बार देख लिया करें। क्लास फिफ्थ चिल्ड्रेन, एक क्लास फिफ्थ के नहीं सॉरी क्लास फिफ्थ चैप्टर जो है, क्लास फिफ्थ में एक चैप्टर है जो कि जिसका नाम है अ सिड टेल्स अ फार्मर स्टोरी। एक बीज है जो फार्मर की कहानी बताता है, बीज की जुबानी शुरू होती है, ये किसानों की कहानी बीज की जुबानी, ये चैप्टर का नाम है क्लास फिफ्थ में। बिगेस विद द की क्वेश्चन लाइक हु प्रोड्यूसेस द फूड वी ईट। तो क्वेश्चन जो इससे शुरू होता है, भोजन जो हम खाते हैं वो कौन बनाता है, वो कहाँ से पैदा होता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्या ट्रिगर कर रहा है बच्चों में, अगर आप पहले क्वेश्चन यही करेंगे कि जो भोजन हम खाते हैं वो कहाँ से पैदा होता है, तो ये बच्चों में क्या डेवलप कर रहा है, ट्रिगर द चिल्ड्रन थिंकिंग अ न्यू डायरेक्शन। ठीक है, ये सही है, बच्चे नई तरफ सोचेंगे, प्राइमरी के बच्चे हैं। सपोर्ट चिल्ड्रन टू लर्निंग प्रोसेस, ये भी सही है। सपोर्ट चिल्ड्रन टू डेवलप मेमोरी बेस्ड कुछ भी नहीं होता, मेमोरी बेस्ड हमेशा गलत होता है। जहाँ भी मेमोरी लेक्चर ये सब चीज़ें आती है ना, व्याख्या, इसको पहले कट कर दीजिए। उसके बाद सपोर्ट टीचर इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन क्लास, इससे क्या डिसिप्लिन मेंटेन करेगा बच्चे में क्या होगा, ट्रिगर द चिल्ड्रन थिंकिंग अ न्यू डायरेक्शन, बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाएगा, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता होता है। तो ए बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उपथीम है, यानी थीम बेस्ड, इसकी भी मैं एक क्लास में आपको बता दूंगी थीम का सब थीम क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको पता है परिवार मित्र हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये सब थीम है, लेकिन जानवर और पौधे हैं ये सब थीम है, तो जानवर और पौधे सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईवीएस मीनिंगफुल लर्निंग कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय, यानी यहाँ पे नॉट दिया है, हमेशा नॉट, जल्दी में नॉट हम भूल जाते हैं, लेकिन ईवीएस इन ईवीएस यानी ईबीएस में अर्थपूर्ण अधिगम के लिए क्या नहीं देना चाहिए, या क्या किसके द्वारा नहीं हो सकता है, ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में अर्थपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है। स्टोरीज और नैरेटिव हेल्प करती हैं, ये सही है। अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर देयर इन्वायरमेंट, ये अपॉर्चुनिटी देता है, ये भी सही है। तो जो नहीं है वो आपको करना है। आस्किंग द क्वेश्चन एट द बिगिनिंग ऑफ इच सम थीम, ये भी है बच्चों में, अभी ऊपर ही हमने पढ़ा क्वेश्चन करने से बच्चे नई डायरेक्शन में सोचते हैं। इन्वॉल्विंग द चिल्ड्रन इन मेमोरी बेस्ड लर्निंग, जहाँ भी मेमोरी बेस्ड आ जाएगा उसको पहले कट करिए, तो ये आकर नहीं है। ठीक है, अर्थपूर्ण लर्निंग नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके ऐसा कुछ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, ईवीएस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम के सिद्धांतों में जो ईवीएस किस सिद्धांत पर बेस होता है। तो ईवीएस जो है ये कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पे बेस होता है। कॉन्क्रीट का मतलब जो चीज़ें हम टच कर सकते देख सकते हैं, मूर्त टू अमूर्त होता है। एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, जो चीज़ें बच्चे देख नहीं सकते वो बच्चे कैसे कर सकते हैं। ग्लोबल टू नहीं, लोकल टू ग्लोबल होता है, पहले अपने परिवार के बारे में जानते हैं फिर देश के बारे संबंधों के बारे में जानते हैं। अननोन टू नोन, नोन टू अननोन होता है, बच्चा जो जानता है उससे हम शुरू करते हैं, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर। ये वाला क्वेश्चन भी, इस पैटर्न का क्वेश्चन भी आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईवीएस। तो नॉट है, देखिए नॉट वाला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा ईवीएस की विशेषता नहीं है जिसमें से दिया गया है। ईवीएस क्या एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जिसमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन, सोशल साइंस का इंटीग्रेशन हुआ है। इट इज़ कंटेक्चुअल भी होता है, ये संदर्भित होता है, एकीकृत विषय होता है, ये चाइल्ड सेंटर होता है, ये बाल केंद्रित होता है। इट इज़ अ सिंगल सब्जेक्ट एरिया, ये एक विषय क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है, इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, नॉट पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। तो निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग से प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। इस प्रयोग से वो क्या नहीं सीखेगा कि भोजन कैसे खराब होता है, इससे संबंधित क्या कर रहा है, वो एक प्रयोग कर रहा है, प्रयोग का संचालन कर रहा है, तो उसमें बच्चों की सहायता भी कर रहा है टीचर। ठीक है, तो इसमें से इस प्रयोग में प्रक्रिया में आधारित सीखने का उद्देश्य क्या नहीं होगा, इसको कराने में क्या नहीं होगा, वो उद्देश्य नहीं है, वो बताना है।
अवलोकन और सूचना दर्ज करना, ये ठीक है, बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो ये भी ठीक है। विश्लेषण भी करेगा, एनालाइज करेगा, प्रयोग भी करेगा, लेकिन स्मरण करना, ये चीज़ें जब भी रिमेम्बरिंग, मेमोरी, ये सब चीज़ें गलत है यहाँ पे। ऑब्जर्विंग एंड रीडिंग, एनालाइजिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड रिमेम्बरिंग नहीं करेगा, इसका उद्देश्य रिमेम्बरिंग करने का नहीं है, ठीक है, स्मरण करना नहीं है इसका उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? यहाँ पे नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं इस पेपर में, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना यानी नॉलेज कंस्ट्रक्शन में हेल्प नहीं करेगा, प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा, यानी इफेक्टिव रिसोर्स नहीं होगा? वास्तविक जीवन घटनाएं तो बहुत हेल्पफुल होती हैं, तो अगर ये सही है इसलिए तो ये गलत हो जाएगा। समुदाय सदस्य, कम्युनिटी बहुत हेल्प करती है। कक्षा की चार दीवारी नहीं हेल्प करती है, बच्चा अगर लर्निंग बाई डूइंग कर रहा है तो सीखेगा। बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग करने से बच्चा सीखेगा, तो नहीं है इसलिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो स्कूल की जो कक्षा की यानी क्लासरूम की जो चार दीवारी है वो नहीं हेल्पफुल होती है, तो केवल सी इज द राइट आंसर, सही है इस, क्योंकि वो गलत है इसलिए वो सही है, ठीक है। ओके, आगे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति या युक्तियाँ या स्ट्रैटेजी कक्षा 5 यानी क्लास 5 के उप विषय यानी सब थीम है। बोलती इमारतें, यानी ये चैप्टर पढ़ाना है आपको, सब थीम पढ़ाना है। बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है। इसको समझाने के लिए बच्चों को किस तरीके से कि बच्चे उसका समझ जाए, उसका मीनिंग समझ जाए, तो उसमें क्या हेल्पफुल करेगा, यानी क्या हेल्पफुल रहेगा, यानी सहायता करेगा, ये बताना है आपको। मानचित्र और चित्र, सही है। व्याख्यान और चर्चा, लेक्चर जहां भी आता है उसको पहले इग्नोर कर लीजिए। सर्वे करने से, सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा करेंगे तो ये बेनिफिशियल होगा। बच्चों के नारे लिखने को कहना, ये तो कुछ नहीं, बच्चा एक्टिव ही नहीं है, नारा तो वो कहीं से भी लिख लेगा, वो कॉपी पेस्ट कर लेगा, तो केवल ए एंड सी इज द राइट आंसर, ठीक है। जहां भी आपको ना लेक्चर दिख रहा है ना उसको पहले इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो सर्वे फॉलोड बाय डिसीजन, मैप्स एंड पिक्चर, ये हेल्पफुल रहेगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनेक्डोटल रिकॉर्ड ऑफ लर्निंग। एनेक्डोटल रिकॉर्ड को अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए, बहुत पूछा जा रहा है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस ऑफ द चिल्ड्रेन इज बेस्ड ऑन, बच्चों की सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख का जो है वर्णन अभिलेख आधारित है। इसका ये एनेक्डोटल का नाम हर जगह बदल बदल के दे रहा है, इससे अच्छा इंग्लिश में पढ़ के जाए एनेक्डोटल, ठीक है। तो ये एनेक्डोटल का जो रिकॉर्ड है, अब जैसे अभी मैंने वृतांत करके कुछ पढ़ा था, मैं भी इंग्लिश का ही पढ़ के जाती हूँ, हिंदी में नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं एक ही शब्द के, तो यहाँ पे वर्णन अभिलेख बोल दिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है लर्निंग प्रोसेस का, सीखने की प्रगति का बच्चों का, वो किस पे बेस होता है? ये ऑब्जर्वेशन टेक्निक पे बेस होता है, यानी बच्चों का अवलोकन करके इसको बनाया जाता है, तो अवलोकन तकनीकी पर बेस्ड होता है। एज पर सीसी, इसका जो कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूस इवेल्युएशन जो होता है, सेल्फ असेसमेंट इन ईवीएस इज रिलेटेड टू, यानी स्वयं आकलन जो होता है ये किससे संबंधित होता है ईवीएस में? ये असेसमेंट एज लर्निंग से संबंधित होता है, किससे? सीखने के समान आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों द्वारा और अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो के बारे में भी पढ़ के जाइए, इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो क्या है? एक पोर्टफोलियो बच्चों की सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है, सही बात है। बच्चों के द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, ये भी ठीक है। सिर्फ एक वर्ष में बच्चों के स्कूल में उसकी उपस्थिति से संबंधित एक कथन है, सिर्फ एक वर्ष में बच्चों की गलत है। बच्चों के सीखने और आकलन की सक्रिय भागीदारी बनाने में समर्थ है, तो ये ABD इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट जेंडर से भी क्वेश्चन आता है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दे, यानी जो संवेदनशील मुद्दे हैं जैसे लिंग भेद, जेंडर बायसनेस हो गया,
लिंग जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, तो इसका अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है कैसे? बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके, व्याख्यान का आयोजन करके। व्याख्यान बिल्कुल गलत है। व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन, चर्चा पहले कर लेते फिर व्याख्यान करते तो सही होता। प्रदर्शनी का आयोजन करके कैसे हो सकता है? तो बेस्ट ऑप्शन हम बातचीत करके कर सकते हैं, यानी बच्चों के मध्य कंडक्टिंग डायलॉग अमंग चिल्ड्रेन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन और बचा है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? कम, सबसे कम, लिस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न बहुत हेल्पफुल होते हैं अगर बच्चों को फ्रीडम दिया जाए। विस्तारित प्रश्न भी ठीक है, सृजनात्मक प्रश्न भी ठीक है, लेकिन बंद उत्तर वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। जैसे वन लाइनर नहीं होता है कि जैसे बच्चा रट के आता है कि भारत इस उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है, ये मुक्त जैसे प्रश्न हो गए। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, जिसमें बच्चा सोचेगा ही नहीं, उसको अगर रटा हुआ है तो वो बता देगा, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन है, द लास्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का एक इंडिकेटर या संकेतक माना जाता है ईवीएस लर्निंग असेसमेंट में? सबसे अच्छा है, स्मरण करना भी गलत है। पेपर पेंसिल टेस्ट को भी इग्नोर करिए, पाठ्य पुस्तकों को इसमें बोझ समझ लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया है। तो सहयोग, ईवीएस में क्या होता है, सहयोग पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें सोशल साइंस का भी इंटीग्रेशन है, तो इसमें हम कोऑपरेशन सबसे अच्छा ईवीएस असेसमेंट में इंडिकेटर होता है। तो ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।